दोस्तों LIC HFL का नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है। हमने इस पे डिटेल बात किया था, नोटिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, किस किस तरह से अर्लियर ट्रेंड जो है वो रहे हैं। एक सवाल ये बहुत है कि सर इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान में रखना है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारी हेल्प करे। कुछ मैं आप पॉइंटर्स आपसे शेयर करूंगा जो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को जो है वो एक नई दिशा देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। टोटल वैकेंसी 180 आई है। 16 तारीख से 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 6 महीने का प्रोविजन जो है वो पीरियड होगा। लगभग 33 से 34 हजार आपकी फॉर्म फीस सैलरी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो वैकेंसीज जो है वो टोटल 180 दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं जाऊं कि भाई फॉर्म फीस कितनी है, लगभग 800 रुपए करीब आपका फॉर्म फीस यहाँ पे रखा गया है, प्लस आपका जीएसटी जो है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट में अगर मैं जाऊं कि पेपर का पैटर्न जो है वो क्या क्या है, तो अगर मैं पेपर के पैटर्न को देखूंगा तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और आपका कंप्यूटर स्किल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बच्चों का सवाल यह है कि सर इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर कैसे किया जा सकता है। देखिए पहले कुछ जो है वो ट्रेंड समझिए जो आपको जानना आवश्यक है। हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख लोग LIC HFL जैसे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। एक्चुअल सिलेक्शन रेशियो लगभग 1 से 3% का होता है, मतलब 100 में से 1 से 3 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। इसका ट्विस्ट ये है कि जो सेलेक्ट होते हैं वो जीनियस नहीं होते मेरे भाई, वो डेटाबेस स्ट्रेटजी प्लस मॉक प्लस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं जो उनकी प्रिपरेशन में उनकी मदद करता है, ठीक है। कैसे, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे आपको मालूम है कि एग्जाम पैटर्न अगर मैं देखूं तो यहां पे आपको दिख रहा है भाई टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स हो गए, 120 मिनट का समय हो गया। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करूं तो आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज पर क्वेश्चन का जो टाइम है वो 36 सेकंड है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की है, यानी 4 रॉन्ग पे एक आपका करेक्ट जो आपने किया है वो टोटल कैंसिल हो जाएगा। सेफ अटेम्प्ट का रेंज अभी तक का जो हमने देखा है वो 140 160 के आसपास जाता है, और जो गुड स्कोर आपका बनेगा वो लगभग 120 से 140 के आसपास बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉपर के अटेम्प्ट जैसे 36 सेकंड पर क्वेश्चन इन एवरेज हमने देखा सर, ठीक है। टॉपर के जो अटेम्प्ट होते हैं वो लगभग 150 से 170 करीब होते हैं। एवरेज कैंडिडेट लगभग 130 से 110 से 130 करते हैं। वीक कैंडिडेट का स्कोर लगभग 80 से 100 के करीब जाता है। यानी कि अगर मैं देखूं टॉपर का जो एक्यूरेसी परसेंटाइल है वो लगभग 85 से 90 करीब। वहां वीक का जो एवरेज का स्कोर है वो 65 से 75 से 80 करीब। और जो वीक जो स्टूडेंट होते हैं उनका लगभग जो क्या कहते हैं एक्यूरेसी परसेंटाइल है 65 या 60 के नीचे जो होता है। यानी एक्यूरेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि अटेम्प्ट करना आवश्यक नहीं है, अटेम्प्ट के साथ एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस होना आपकी प्रिपरेशन को एक नया आयाम देता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे टॉपर जोन का मैंने कहा कि मान लीजिए 150 से 165 अगर टॉपर जोन का अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी नियर अराउंड 85 प्लस है, तो आप यहां देख सकते हैं कि फाइनल स्कोर लगभग 130 से 140 के करीब बनता है। सेफ सिलेक्शन 140 से 155 के करीब, जिसमें अगर आपकी 85 प्लस की एक्यूरेसी है नंबर लगभग 120 से 130 के करीब बनते हैं। बॉर्डर लाइन पे जहां पे आपको या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, लगभग आपने 130 से 140 आपने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी 80% के करीब है, आपका स्कोर 105 से 120 जाएगा। और जिसमें आपका सिलेक्शन लगभग ना के बराबर होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि आपका स्कोर 130 से कम है, आपकी एक्यूरेसी 100 जो है वो 80% से कम है, तो आपका फाइनल स्कोर भी लगभग 105 के जो है वो कम जाएगा। मतलब ये है कि एक्यूरेसी ज्यादा महत्वपूर्ण है रेदर देन अटेम्प्ट। ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट के साथ साथ आपका एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस भी बेहतर होना चाहिए। जब मैं सेक्शन वाइज देखता हूं कि आपको क्या फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट आपके 30 से 34 अटेम्प्ट्स, जिसमें सेफ स्कोर आपका 28 से 33 के करीब बनता है 20 मिनट में। रीजनिंग आपका 28 से 32 स्कोर, जिसमें सेफ स्कोर आपका 26 से 29 बनता है। जीए आपका लगभग 30 से 35 अटेम्प्ट, जिसमें सेफ स्कोर आपका 28 से 32 बनता है।
क्वांट आपका 26 से 30 अटेम्प्ट, जिसमें सेफ स्कोर लगभग आपका 24 से 28 बनता है, और कंप्यूटर का लगभग 32 से 36 जो है वो अटेम्प्ट्स, सेफ स्कोर आपका 30 से 35 आराम से जो है इसके अंदर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर प्लस जीए 60 से 70 मार्क्स आपको इजीली जो है वो दे देते हैं, जिसमें एफर्ट कम। देखिए कंप्यूटर तो काफी इजी हो गया, और जीए आपके पढ़ने के ऊपर है कि लास्ट के 6 महीने जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर हैं, अगर आप उनको लगातार फॉलो करते हैं, उनकी बताई गई बातों को फॉलो कर रहे हैं, उनके नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो लगभग आप जीए में बहुत डिसेंट मार्क्स गेन कर लेंगे। रीजनिंग प्लस क्वांट सिलेक्शन डिसाइडर होता है, क्योंकि इसका इंपैक्ट नियर अराउंड 50% होता है। कितनी आपने क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है, डेडिकेटेड कंटेंट किया है, फोकस्ड एलआईसी बेस्ड आपने कंटेंट किया है, बहुत मैटर करता है सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल देखूं, मान लीजिए आपके अटेम्प्ट 160 है और एक्यूरेसी 90 है, स्कोर आपका 144 जाएगा। 150 अटेम्प्ट है, इसको एक्यूरेसी 88 है, अटेम्प्ट आपका 100, स्कोर टोटल आपका 132 जाएगा। 140 अटेम्प्ट है, 85% एक्यूरेसी, स्कोर आपका 119 जाएगा। 130 अटेम्प्ट है, 80 एक्यूरेसी है, स्कोर 104 जाएगा। 120 अटेम्प्ट है, 75 एक्यूरेसी है, स्कोर आपका 90 जाएगा। यानी कि +10 एक्यूरेसी जो है वो आपके 15 से 20 मार्क्स को इंपैक्ट करता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो रेदर देन कि आप ज्यादा अटेम्प्ट पे फोकस करें, आपको पहले ज्यादा फोकस एक्यूरेसी में करना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये जो है वो स्कोर बना ही पाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब थोड़ा इंग्लिश की जो है वो बात करते हैं। आरसी की एक्यूरेसी 60 से 70% की बिगिनर्स की होती है, 80% की लगभग टॉपर्स की होती है। क्लोज टेस्ट की जो प्रैक्टिस के साथ अगर मैं देखूं 85% तक आप इसको अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेटजी पे अगर मैं सीधे बोलूं, आरसी पे आपको थोड़ा सा कमांड करनी है। ग्रामर टॉपिक्स आपको डायरेक्ट मार्क्स देते हैं, गेस वर्क इंग्लिश में कोशिश करें ना के बराबर करें, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। नेक्स्ट में अगर मैं आऊं रीजनिंग की बात करूं, 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको लगभग हर एक एग्जाम में ही पजल का वेटेज देखने को मिलता है। 10 से 12 इजी टॉपिक्स होते हैं। डेटा ये कहता है टॉपर अटेम्प्ट 100% इजी क्वेश्चन फर्स्ट, वीक कैंडिडेट वेस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑन वन पजल। मतलब कि हमेशा मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी पेपर दीजिए, इजी पैटर्न से जो है वो चलते हुए हमेशा लास्ट में टफ पे जाइए। आप पहले स्कोर गेन करिए, रादर देन कि आपका ईगो बीच में आ गया कि ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा है, मुझे तो करना ही है। पहले आप मार्क्स गेन कर लीजिए सर, उसके बाद आखिरी में अगर कुछ एक पजल बन जाती है वहां पे आप समय दे सकते हैं। ठीक है, पहले श्योर शॉट आपको 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर लेना है, उसके बाद आप पजल पे जो है वो अटैक करिए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। जीए में 70 to 80% जो स्टूडेंट होते हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एलआईसी को फोकस कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा गेन आपको हाउसिंग फाइनेंस टॉपिक पे भी आपको मिलेगा, जो कि विवेक सर ने भी अभी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया हुआ है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि एनएचबी, पीएमएवाई, एलटीवी रेशियो, रेपो रेट, इन सभी को अगर थोड़ा सा इनडेप्थ आप गेन कर लेंगे एज पर जो है वो एलआईसी एचएफएल कंटेंट, तो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे खासे 5 से 8 मार्क्स का इजाफा आपको देखने को मिल जाएगा। क्वांट की हम बात करें, सिंप्लीफिकेशन प्लस सीरीज, लगभग 30% का पेपर आपका यही हो गया। डीआई के 10 से 15 क्वेश्चंस आपको जो है वो मिल जाते हैं। लेंदी कैलकुलेशन को हमेशा आप ट्रैप करिए, मतलब हमेशा आप इनसे बचिए अगर आप क्वांट का पेपर दे रहे हैं तो, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन ट्रैप की ओर ले जाती है, जहां पे आप जो है वो खास मार्क्स नहीं गेन करते, लेकिन समय आपका अच्छा खासा बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर में एवरेज कैंडिडेट 20 से 25 स्कोर करते हैं, टॉपर्स का स्कोर लगभग 30 से 35 के करीब होता है। आपको समझना पड़ेगा कि एमएस ऑफिस, शॉर्टकट कीज, बेसिक नेटवर्किंग और बेसिक फंडामेंटल अगर आपने कंप्यूटर में पढ़ लिया, आप अच्छा खासा मार्क्स जो है वो कंप्यूटर के अंदर कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या है, मॉक टेस्ट ही देखिए रियल गेम चेंजर है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है, बेसिक प्रैक्टिस कर ली है, तो आपके लिए ये जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन। देखिए समझिएगा, एक जो टॉपर है ना, वो एग्जाम से पहले एटलीस्ट 30 से 40 मॉक की प्रैक्टिस कर लेता है, एग्जाम सिमुलेशन से फैमिलियर हो जाता है, एग्जाम के टेम्परामेंट से फैमिलियर हो जाता है, जिसका फायदा मॉक में हो, मतलब लाइव एग्जाम में होता है। तो अगर आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 60-70% सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट करिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। नॉन सेलेक्टेड हार्डली 10-15 मॉक देके खत्म कर देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि 70% इंप्रूवमेंट जो है वो मॉक देने के बाद उसके एनालिसिस से आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई मॉक 1 घंटे का है
तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे का जो टाइम है 1 घंटे के बाद आपको देना चाहिए एनालिसिस में, क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं जब तक आप उसको डिटेल नहीं समझेंगे तब तक आप इंप्रूवमेंट जो है वो मॉक के अंदर नहीं ला पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मेक श्योर करें कि आपकी इंप्रूवमेंट पे जो है वो ध्यान जरूर होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। तो अगर मैं आपको अभी से ये प्लान बताऊं कि क्या क्या आपको करना है, तो देखिए मैं आपको सिंपल यही कहूंगा, वीक 1 में आप कॉन्सेप्ट्स प्लस बेसिक्स पे आप जाएं, अगेन कॉन्सेप्ट प्लस जो है वो बेसिक्स पे आप जाएं, प्लस आपको यहां पे देखिए फर्स्ट मॉक सेकंड मॉक का मतलब ये है, आप इसको रेशियो के हिसाब से बांट लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि 1 to 5 मॉक मैं फर्स्ट मॉक की सीरीज में दूंगा, फिर 5 से 10 मॉक मैं सेकंड मॉक की सीरीज में दूंगा, एज पर आपका शेड्यूल आपके पास कितना टाइम बन जाता है। थर्ड मॉक में आपको लगता है कि नहीं मैं 5-5 का ही जो है वो रेशियो यहां पे बना के चलूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे कोशिश करना है लगातार कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन करते जाएं, सेक्शनल मॉक आप देते जाएं। शुरुआती में आप जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसका सेक्शनल मॉक आप देते जाएंगे तो टॉपिक वाइज कंटेंट भी आपका पूरा हो जाएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा कि आप अच्छा खासा मार्क्स जो है वो गेन करते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट मॉक आपको देना ही है। ये शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कुछ और इंप्रूवमेंट की जा सकती है, आप उसको भी यहाँ पे एड ऑन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं 25% यानी कि एक्सपेक्टेड मतलब सिंपल, एक करेक्ट +1, एक रॉन्ग 0.25 का आपको लॉस, यानी कि एक करेक्ट आपने किया और 3 आपने रॉन्ग कर दिए तो ओवरऑल मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि रैंडम गेस आपको बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी रैंडम गेस कभी भी मत करिए, ये आपको हमेशा ही नुकसान देगा। अगर 10 में से एक बार इसका फायदा है तो समझिए 9 बार आपको जो है वो नुकसान होगा। इसलिए रैंडम गेस को पूरी तरह अवॉइड कर दीजिए, आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 में से एक बार आपको हीरो नहीं बनना है, 10 में से 7 बार हीरो बनेंगे, 3 बार जीरो होंगे, तो एक्यूरेसी ओवरऑल आपकी सिलेक्शन के रिगार्डिंग काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो बड़ी मिस्टेक हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो ये होती है कि एक तो सिलेबस को जो है वो सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर इंप्लीमेंट ना करके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, करंट लेवल स्टैंडर्ड कंटेंट बच्चों को जो है वो नहीं समझ में आता, वो केवल सिलेबस को गो थ्रू करके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। पहली मिस्टेक तो हमने ये देखी है। दूसरा ये है कि मॉक एनालिसिस ना करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप मॉक को इन डिटेल एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो आपको फिर मॉक देने का कोई भी बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। तीसरा ये है कि आप पजल में अटक जाते हैं। आप पजल जब तक एक टाइप, डॉट पॉइंट, किस किस टाइप का ट्रायंगल पजल, सर्कुलर पजल, स्क्वायर, रेक्टेंगल पूछा जाता है, अगर आप इससे फैमिलियर नहीं होंगे, और फैमिलियर तभी होंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपके लिए आसान होंगी। तो प्रैक्टिस से आपको ये वाला जो है वो एज मिलेगा। और जीए में जैसे मैंने आपसे कहा कि एचएफएल के पार्ट को जो है वो इग्नोर करना, क्योंकि आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स ऐसे होंगे जो हो सकता है एचएफएल के आसपास के सवाल हो जो आप शायद पढ़ के ना जाएं, आपको इसका नुकसान होगा। तो एचएफएल का बेसिक भी आपको यहाँ पे टाइम जो है वो इस पे देना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन 3 नंबर्स। पहली चीज ये है कि आपका मॉक का काउंटिंग 25 से ज्यादा हो, एक्यूरेसी 85 से ऊपर हो, टाइम मैनेजमेंट आप देख ही रहे हैं कि 36 सेकंड पर क्वेश्चन एवरेज आपको मिल रहा है। अगर ये 3 चीजें आपने कंट्रोल कर ली तो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं, अगर आप यहां पे हैं तो ये नियर अराउंड यहां पे चली जाएगी। हमारा एक्चुअल काम क्या होता है कि हमें अपनी प्रोबेबिलिटी, एक्यूरेसी को बढ़ानी होती है। अगर आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी मोर देन 70-80% है तो हायर चांस होते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट और रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, तो फाइनल में मैं बस यही कहूंगा कि एग्जाम टफ नहीं है, ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव है। डिफरेंस क्या है? टफ एग्जाम इक्वल टू मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब लोग आपसे बेटर प्रिपेयर्ड हैं। आपको पेपर नहीं हराना है, आपको कंपटीशन को जो है वो हराना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस ऑलरेडी क्लियर है और वो इसको फोकस करके जो है वो इस एग्जाम को जो है वो इन डिटेल समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बढ़ाइए जीवन में, थोड़ा अनुशासन को और जो है वो स्ट्रांग करिए। एग्जाम में टाइम कम है जो आपके लिए थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। हमने ऑलरेडी सर यूपी कोऑपरेटिव का बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। हम बहुत जल्दी LIC HFL का भी प्लान कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो कंप्लीट एक ऑलरेडी अगर मैं देखूं लक्ष्य बैच है ना, और भी हमारे 2-3 बैच हैं जिसका जो कंटेंट है वो आपको LIC जो है वो HFL के जो है वो लेवल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा।
तो बैच तो हम प्लान कर ही रहे हैं, लेकिन करंट में भी जो हमारे पास कुछ बैचेस हैं उसमें आपको LIC का कंटेंट इन डेप्थ जो है वो मिल जाएगा। ये सारे बैचेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है वो बैंक महापैक के अंदर जो है वो प्रॉपर इसको अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक क्या है सर? अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 1 साल तक के लिए जो है वो अलग अलग प्राइसिंग में अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, है ना, जो बैंक इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नायक यहाँ पे लॉन्च किया है। इस पैक के अंदर सर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो मिल जाएंगे, करंट में ऑन गोइंग जो एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो भी आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे गया सर, मैं ऐसे चैनल पे रीजनिंग बाय अर्पित सर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मैं इसमें जैसे ही सर लाइव सेक्शन में जाऊंगा, तो लाइव सेक्शन में जाते ही लेट सपोज मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया सर, और जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे ऊपर यहाँ पे बैंक महापैक की लिंक जो है वो मिल जाएगी। इसको अवेल करते समय सर कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप सीधे मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा। ARPIT आप डाल देंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। और इसके ठीक बगल में सर आपको यहाँ पे एक सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नायक पैक भी आपको मिल जाएगा। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, मेरा नाम ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।